अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हैं और एज़ यूजुअल मेरे साथ ऑकलैंड से तौसीफ सती भाई और वैंकूवर कनाडा से डॉक्टर अवान। तो आज का हमारा प्रोग्राम इंडिया की टीम, उनके चांसेस, वार्म अप में और उनकी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि बुमराह इंजर्ड हैं, नहीं हैं और आखिरकार वो इंजर्ड हैं और उनकी जगह उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी कोई मैचेस नहीं खेले और सीधा उनको लेकर आए शामी को। तो ये मेरा सवाल है सती भाई, आप बताएं कि ये कैसा उन्होंने किया कि सारे लड़के साथ साथ रखे लेकिन शामी को उन्होंने स्क्वाड में डाल दिया। तो आई गेस कि मेरे ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान ने किया ना फखर जमान को साइड पे करके तो आखिर टाइम बेन कर दिया। तो वी ऑल नो कि यार फखर जमान और जिस तरह ये है कि कहते हैं शामी है तो ही वुड हैव बीन सूटेबल फॉर क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है स्पेशली नाइट मैचेस हैं। तो वहां पे शामी जो है वो नया गेंद से एटलीस्ट जो है ना वो ऊपर से तंग करेगा बैट्समैनों को और ठीक ठाक तंग करेगा। आई थिंक नए गेंद से शायद बुमराह को मिस नहीं करेगा इंडिया। डिफरेंस वहां है डेथ बॉलिंग का। मेरा नहीं ख्याल कि शामी इज लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर डेथ बॉलिंग ऑफ बुमराह, क्योंकि बुमराह जो है वो आखिर के 2 ओवर 10-12 रन से ज्यादा नहीं देते और दैट यूजुअली विंस यू द गेम, राइट? तो वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन ऊपर मेरा ख्याल है कि नए गेंद से शामी का स्ट्राइक रेट शायद जस्ट बुमराह से बेहतर होगा। तो शामी आपको विकेट ऊपर लेके देगा, लेकिन बैक एंड पे शामी को यूज करेंगे तो शायद रन पड़े। जी डॉक्टर साहब, और ये टेस्ट में भी शामी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे वहां पे। और जो एक इनिशियल स्क्वाड में देखूं तो वो जडेजा थे और वो बाहर हुए और उनकी जगह अक्षर पटेल है। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, ये उनकी वो कमी को पूरा करेंगे अक्षर पटेल? अक्षर पटेल चूंकि मीडियम मीडियम फास्ट हैं, तो मेरा ख्याल है कि जडेजा और अक्षर पटेल की रिप्लेसमेंट तो नहीं बनती आपस में, लेकिन नहीं नहीं, चूंकि वो जो बाहर स्पिनर स्पिनर है उनके, लेफ्ट हैंड स्पिनर अक्षर लेफ्ट। पटेल उनकी बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं हाँ, माजरत के हर्षल साथ अक्षर आप पटेल, हाँ मैं हाँ हर्षल के साथ उसको मिक्सअप हाँ कर गया। हाँ जी, हाँ हाँ। अक्षर या जैसे इस पे हम पहले बात एक दफा कर भी चुके हैं। अक्षर पटेल यस, डेफिनेटली वो एक तो यह है कि वो ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ जी ये जी। नहीं कि वो स्पिन बॉलिंग है। तो जडेजा चूंकि वो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत फील्डिंग का एडवांटेज जडेजा का ज़रा ज़्यादा था, तो मुझे नहीं मालूम कि अक्षर पटेल की फील्डिंग जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। लेकिन नो डाउट बॉलिंग और बैटिंग में वो 100% मेरा ख्याल है कवर करेंगे, बल्कि ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा यंग हैं, तो हो सकता है कि वो उस कमी को फील ना होने दें इंडिया। अच्छा बंशा और भाई, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से जी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं बुरा ना मनाए। तो मेरा ख्याल है मुनाफत कि करते जो हैं। जडेजा है ना, ही कैन बैट एनीवेयर। यू कैन सेंड हिम टॉप 6 ओवर्स में। बैटिंग वाइज बात कर रहा हूँ, तो जडेजा की जो वर्सेटिलिटी है ना बैटिंग में, आई थिंक अक्षर पटेल इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन। लोअर मींस कि वो छठे सातवें भी खेलेगा और वो आखिरी ही इज अ गुड, वेरी गुड फिनिशर। अक्षर पटेल ने अभी कुछ मैचेस भी इंडिया को जितवाए और बड़े वेस्ट इंडीज में कहा उन्होंने, आखिर में 23 रन भी किए। तो there's no dispute about him as a finisher. He's a very good finisher. But I think जडेजा का एडवांटेज ये था कि जहां किसी टीम ने लेग स्पिनर लगा दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऊपर लगा दिया 6 ओवर के बाद, जडेजा को ऊपर भेजा। जडेजा इज प्रॉब्ली मोर, जडेजा के 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं फर्स्ट क्लास में ना, तो जडेजा इज मोर एस्टेब्लिश एज अ बैट्समैन। लेकिन बैक एंड पे आई थिंक दे आर बहुत सिमिलर। अगर 7वें 8वें पे खिलाना है तो आई थिंक डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूँ कि इतना फर्क नहीं होगा बैटिंग में। लेकिन अगर उसको एज अ पिंच हिटर यूज करना है तो आई डोंट थिंक अक्षर पटेल इज एज इफेक्टिव एज जडेजा। ठीक है, और बैटिंग को आप लोग कैसे देखते हैं? जी सती भाई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाइट मैचेस है तो ज़ाहिर है कि बॉल थोड़ा बैट पे बेहतर ही आता है नाइट मैचेस में। तो अब बैटिंग में डिपेंड करता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी के साथ जाता है, क्योंकि अगर तो इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या आप 7 बैट्समैन से खेल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें अब ये आ जाता है कि आप ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को खिलाएंगे या फिर दीपक हुडा को इनमें से एक की जगह खिलाएंगे। टॉप 4 तो आपको पता है कि शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ठीक है? दैट्स फर्म, राइट? यूजुअली ये 4 जो लोग हैं 12 ओवर से आगे आपको ले जाते हैं। तो बाकी 8 ओवर की गेम है। पांड्या आपका बहुत अच्छा खेलता है। फिर सो डू वी नीड दीपक हुडा, क्योंकि ही इज अ गुड फिनिशर बट ही इज ऑब्वियसली नॉट एज लाइक दिनेश कार्तिक के। अगर आखिरी 4 ओवर में देखें तो दिनेश कार्तिक इज मोर इफेक्टिव, राइट? और अगेन ऋषभ पंत भी। तो मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग है उनकी नो डाउट काफी स्ट्रांग है। पोजीशंस जो है ना वो अगर आप 6-7 पे किसको खिलाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पांड्या शुडंट प्ले बिलो 5, राइट? पांड्या शुड बैट एट 5 मेरे हिसाब से। तो उसके बाद अब
क्या ये बैटिंग ऑर्डर रखते हैं? आई वुड बी कंफ्यूज क्योंकि विकेट अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ऋषभ पंत को रेस्ट करा के दिनेश कार्तिक को क्या कहते हैं खिला दे। बट डॉक्टर साहब और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर साहब, अगर अगर आप देखें, मतलब जिस तरह डॉक्टर साहब ये सती भाई ने बात की है कि इवनिंग के मैचेस हैं, तो अगर एक स्पिनर आप दोनों में से चूज करना हो तो आपकी चॉइस क्या है, चहल और पटेल में से? चहल। चल, वो तो एक मेरे ख्याल अल्टीमेट चॉइस है कि जी। लोग उसके पीछे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल है आप हर्षल पटेल जो एक ऑलराउंडर हैं और एक हार्दिक पांड्या, तो क्या दोनों को भी आप खिला सकते हैं किसी एक सीमर को बिठा के? चांसेस हैं इस बात के, नो डाउट, लेकिन अगेन वो सती साहब ने मेरे साथ इख्तलाफ किया तो मैं भी जिसारत करता हूँ थोड़े से इख्तलाफ की, कि जब आप 6 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि जडेजा की बैटिंग पे अगर आपने डिपेंड करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई एक आध मैच तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल कि आप सातवें बैट्समैन पे डिपेंड करें, या अक्षर पटेल अगर सातवें पे आते हैं तो 4 बैट्समैन फर्म है, हार्दिक पांड्या हैं, ऋषभ, और उसमें से एक ने खेलना है, तो 6 बैट्समैन तो फर्म आपके पास मौजूद हैं। क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या को बतौर बैट्समैन ही लेता हूँ, ठीक है, वो ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं, बट ही इज अ टोटल बैट्समैन। उन्होंने ओपन भी किए, लास्ट पीएसएल में भी उन्होंने अपनी टीम को लेके गया ऑल द वे, बल्कि उन्होंने टाइटल भी जीता। तो मेरा नहीं ख्याल कि 6 या 7 बैट्समैनों के बाद अगर आप देखें कि वो अक्षर पटेल तक बात चली जाए, तो मेरा ख्याल है कि एक सीमर को बिठा के 2 ऑलराउंडर खिलाए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। डॉक्टर साहब, जो सवाल में रिपीट कर देता हूँ, मेरा ख्याल है तीसरा स्पिनर अश्विन का नाम नहीं मैंने लिया, तो तीनों में से भी आप चहल खिलाना चाह रहे हैं, राइट? जी, मैं चाहल के साथ हूँ। जी सती भाई, और आप अगर एक स्पिनर चूज करना हो तीनों अच्छा, में? आई थिंक कि एक तो शायद नहीं, एक तो अगर करना हो तो चाहे मैं एग्री विद डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के प्लेयर गूगली पिक ही नहीं कर रहे ना, रिजवान क्या रिजवान हो, क्या शादाब हो, क्या बाबर हो ना, तो वो जो चाहल का एक वो एडवांटेज तो रहेगा ना, क्योंकि पीपल डू, एंड उसके ऊपर से गेंद करता है वो, तो उसका गूगली इतना आराम से पिक नहीं होता। लेकिन एक और चीज मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि जिस टीम के लेफ्ट हैंडर ज्यादा होंगे ना, ठीक है, मिडल ऑर्डर में, जैसे साउथ अफ्रीका के वो 2-3 हैं नीचे लेफ्टी, ठीक है? तो जहाँ पे लेफ्टी होते हैं तो वहाँ पे अगर आपने अश्विन को नहीं खिलाना ना, तो एक बैट्समैन को बिठा के तो दीपक हुडा को खिला दें, मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको एक वो ऑप्शन चाहिए ना, समझ रहे हैं? जी, जी, कि लेफ्ट हैंडर के लिए जो बाहर निकाले, क्योंकि अगर अक्षर पटेल हो गए, और अगर हम चाहल और अक्षर पटेल की बात करें तो दोनों हज़ारे के अंदर ही लाते हैं इनकी जो स्ट्रोक डिलीवरी है। व्हेयरएज़ जी, अश्विन, बट अगर अश्विन को आपने नहीं खिलाना, तो दीपक हुडा भी ऑफ स्पिन करते हैं और बुरी नहीं करते, उनको ज़्यादा उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन वो आईपीएल वगैरह में भी देखें आगे भी, तो इतना बुरा बॉल नहीं करते वो। तो वो फिर एक आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है एज़ एन ऑलराउंडर उसमें ना। जी। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, शायद ये वो उस पे भी डिपेंड करेगा। ये हमने इंडिया का जो वर्ल्ड कप का स्केड्यूल है, ये फ्लिकर हो रहा है स्क्रीन पे, तो मैं ये कह रहा हूँ उससे भी ये डिपेंड करेगा कि सिडनी में और शायद एडिलेड में 2 स्पिनर खेल जाएँ और अच्छा, बाकी। हाँ जी। मेरा ख्याल है 2 सारे मैचेज़ में खिलाएँगे ये लोग, क्योंकि देखिए बड़े ग्राउंड में ना मनसा भाई, जो स्पिनर का बॉल स्लो होता है ना, तो बड़े ग्राउंड में पेस जनरेट करनी पड़ती है ना हिट मारने के लिए, सही है? ठीक तो है, मेरा ख्याल है कि इनको 2 तो लाज़मी खिलाने चाहिए हर मैच में। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, थोड़ी-सी बात स्केड्यूल की तरफ आ जाए, और आपका क्या ख़्याल है कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच, पहला मैच इन्होंने दे दिया, तो क्या होता कि ये क्रंच मैच अगर बाद में होता, हम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे या नीदरलैंड से हम जीते होते, थोड़ी कॉन्फिडेंस से, आप किस बारे में, आप किस तरफ जाएँगे? कि शुरू में क्रंच मैच हो जाना चाहिए और या बाद में होना चाहिए? मैं तो क्रंच मैच शुरू में हो जाना चाहिए, उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो आईसीसी इससे एडवांटेज लेती है कि एक पेस सेट हो जाती है, टूर्नामेंट की पेस सेट हो जाती है, और पहले से हाइप क्रिएटेड है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया के बाद। ऐसा लग रहा है कि एक मैच हो रहा है, बाकी सारा टूर्नामेंट एक साइड पे, एक मैच एक साइड पे है। तो इसलिए इसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट में इन्वॉल्वमेंट लोगों की बहुत बढ़ गई है, यकीनी तौर पे। तो दूसरा ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी इन दोनों को एक साया ऑफ रिलीफ मिल जाती है। जीतने की शक्ल में तो ऑफ कोर्स मिलती ही मिलती है, लेकिन हारने की शक्ल में भी थोड़ा-सा ये हो जाता है कि आपको पता है कि अब व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब बाकी मैचों को कैसे लेके चलना है। अगर क्योंकि अगर बाकी मैचेस, मतलब जैसे आपने कहा कि मिन्यूज़ के खिलाफ या बाकी टीमों के खिलाफ अगर कोई भी एक मैच आप लूज़ कर जाते हैं, फ़र्ज़ करें, कहीं भी टी20 है, एनीथिंग कैन हैपन, तो फिर इंडिया-पाकिस्तान वाला मैच लेटर ऑन होगा तो उसका प्रेशर डबल हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो इस मैच के बाद बाकी मैचेस में कंपैरेटिवली दोनों टीमों को आसानी रहेगी। जी, सदी भाई, आप एग्री करते हैं?
हाँ देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच, पाकिस्तान की अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान को एडवांटेज यही है कि इंडिया से पहला मैच ही खेल लेना, सही है। उसका ये है कि जनरली स्पीकिंग देखें, अगर हम पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं भी, तो ऑन पार इंडिया की बैटिंग बेहतर है पाकिस्तान से ना T20 में, सही है। तो उसमें बेहतर ये है कि उनको शुरू में ही पकड़ लें तो या फिर आखिर में पकड़, यानी कि फर्स्ट और द लास्ट गेम। तो आई एग्री विद डॉक्टर साहब की, क्योंकि वर्ल्ड इवेंट है और इसका सबसे बड़ा गेम तो यही है। हो सकता है कि फाइनल से ज्यादा लोग इसको देखें। तो डेफिनेटली आईसीसी ने इसको, मेरा ख्याल है कि दे क्लेवर इनफ तो उन्होंने इसको इस उसमें एस्पेक्ट से किए। और आपकी बात, जो इंडिया की जो बाकी मैचेस हैं, उसके बाद फौरन बाद नेदरलैंड्स है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर बांग्लादेश है, फिर जिम्बाब्वे है। तो टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली आपको इंडिया को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में से हर दोनों को हराना है, लेकिन एक को हराना है और बाकी में रन रेट अपना बेहतर करना है ना, अगर उन्होंने आगे पहुंचना है। तो उस हिसाब से इनको थोड़ा सा अच्छा रन मिला है। पहला मैच असाइड, बाकी उनको के नेदरलैंड्स है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर बांग्लादेश और फिर जिम्बाब्वे। और नाइट मैचेस है, नाइट मैचेस में इंडिया की बैटिंग को ज्यादा सूट करेगा मेरे हिसाब से। जी, यही मैं आपसे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है और सारे मैचेस इवनिंग में है, तो जी टीम जी। कॉम्बिनेशन पे फर्क पड़ेगा आपके ख्याल से, कि अच्छा, इवनिंग मैचेस होने की वजह अच्छा से? देखिए, इवनिंग मैचेस में जैसे हमने कल भी देखा, थोड़ी बहुत औसत पड़ी, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे टेम्परेचर गिरता है ना, तो गेंद कम फंसता है ना। तो डेफिनेटली एक तो इंडिया के स्ट्रोक मेकर्स हैं सारे, तो उनको एडवांटेज होगा। कॉम्बिनेशन की बात जहां आपने की, तो मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया वुड गो फॉर लाइक 4 मीडियम पेसर्स इंक्लूडिंग पांड्या और 2 स्पिनर्स, राइट। सो वही है कि अगर स्पिनर बैटिंग कर सकते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि दे वुड गो विद 4 फास्ट बॉलर्स मोस्ट ऑफ दीज गेम्स। अगर बांग्लादेश के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि सारे मैचेस में ना दे शुड गो विद 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। अनफॉर्चुनेटली उनके पास, पाकिस्तान के पास एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, और उनके पास 2 हैं। तो वो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, स्पेशली इन कंडीशन। जी डॉक्टर और साहब। मैं और वैसे मैं भी डॉक्टर साहब समझता हूँ हर्षल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पीछे भी कहा कि अगर 4 और T20 में 24 भी स्लो बॉलें की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो स्लो बॉल्स काफी ज्यादा करते हैं, और जो हमने एक स्पिनर से काम लेना है कि वो एक लॉन्ग बाउंड्री और लॉन्ग पॉकेट्स हैं, तो वहां पे शॉट मारने के लिए, तो मेरे ख्याल वो अगर जो स्लो करते हैं उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप का वो मैंने ले ली। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक इंडिया को शायद मिला पहला क्रंच मैच, तो साउथ अफ्रीका उनको आखिर में देते तो थोड़ा सा उनके लिए बेहतर होता। चलें, ये बात तो होगी हमारी इसके हिसाब से। बाकी ये जो अभी बिल्डअप हुआ है उनके टीम का और यहाँ तक आने तक का, तो उसको मैं सती भाई अगर देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 2-1 इन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2-1 इन्होंने किया साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे मैच में फैसला हुआ, साउथ अफ्रीका से पहले 2 जीत गए, तो उसमें इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन भी ट्राई किए, राइट। और उसके बाद हालांकि इनके अपने होम ग्राउंड्स पे था, उसके बाद यहाँ पे आए वार्म अप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला, और वो भी ये जीते 158 करके, और उसमें भी सूर्य कुमार यादव स्काई का स्कोर है, और उधर उसमें भी इन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया। और फिर उसके बाद नीचे आओ तो इनका एक ही मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ जो वार्म अप न्यूजीलैंड के साथ वॉश आउट हो गया, ब्रिस्बेन में जितने भी उस दिन मैच थे वार्म अप, वो सारे वॉश आउट हो गए। तो एक ही इनको सही प्रैक्टिस मैच मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसके अंदर सारे प्ले ट्राई किए, और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शैमी पूरा मैच नहीं खेले, और आखिरी ओवर में मेरे ख्याल है 10-11 बचाना था, तो रोहित ने शैमी को बेंच से बुला लिया, तो शैमी ने वो डिफेंड किया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था, और शमी ने बड़े ही कमाल के यॉर्कर किए, और वो बुलाया, और बहुत ही अच्छा कैच एक कोहली ने किया। तो लोग ये कोहली ने एक रन आउट किया और कोहली ने कैच एक बाउंड्री पे आखिरी, तो वो कमेंटर्स ये भी कह रहे थे कि कोहली पे अगर ये आ रहा है सवाल कि दुनिया का बेहतरीन प्लेयर तो है, कि वो कह रहे हो सिर्फ अपनी फील्डिंग पे भी खेल सकते हैं T20 में, जो कि दूसरे लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो वो जो शैमी को ने सिर्फ लास्ट ओवर करवाया, एक तो कॉन्फिडेंस भी आया उनमें, और वो टेस्ट भी हो गए, और उन्होंने वही जो उनके ट्रेडमार्क था कि लाइन और लेंथ, और बड़ी अच्छी यॉर्कर्स की। तो ओवरऑल मेरा हाल है वो सारी अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं, और वो बेस्ट टीम उनके पास अवेलेबल है। बिल्कुल आपकी बात सही है, हुदा खेलता है, जब पांड्या 4 पे आके हुदा को नीचे लेते हैं, पांड्या 4 पे आके पंत को नीचे ले आते हैं, दिनेश कार्तिक को तो दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो वो मेरा हाल है ग्राउंड के हिसाब से और ओपोनेंट के हिसाब से फैसला करें।
तो डॉक्टर साहब अगर आप वाइंड अप करना चाहें तो क्या चांसेस इंडिया के दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? डेफिनेटली सर, इंडिया एक बिल्कुल कंप्लीट टीम है। बाकी जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो कंडीशंस के लिहाज से, ग्राउंड्स के लिहाज से डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जाएंगे। लेकिन उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, कि उनकी कोई भी ऑप्शन बुरी नहीं है। हम्म, कि वो अगर ऋषभ पंत को बिठा के कार्तिक को खिलाते हैं या कार्तिक को बिठा के हुडा को खिलाते हैं, तो डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस ना। वो उस दिन की बात हो सकती है कि वो किसी पर्टिकुलरली वो मतलब परफॉर्म ना कर सके, उसको प्लेयर का दिन ना हो, वो एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात। वो किसी अच्छे से अच्छे प्लेयर का भी बुरा दिन हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम के वो उससे हट के दूसरी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, दूसरे बंदे पे जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बड़ा डिफरेंस पड़ेगा। और सारे ही मेरा ख्याल है कि यकसा केपेबल हैं और वो अपनी जगह टीम में बराबर रखते हैं। इवन सिर्फ मतलब ये दोनों मिडिल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम दोनों पांड्या और हर्षल की बात करें तो भी यही सिचुएशन है। अक्सर और यशवंत की बात करें तो भी यही सिचुएशन है। इवन बिश्नोई भी बैठे हुए पीछे, तो मतलब उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत है। यदि उनको तो हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वी नो कि वो उन्होंने वैसे नहीं खेलना, उनकी जगह ही नहीं बन रही। इवन कि वो भी नहीं, वो बराबर के मैं उतने ही कैपेबल हैं, उतनी ही जगह वो अपनी रखते हैं टीम में। तो इस मेरा ख्याल है कि ये भरपूर एडवांटेज है इंडिया को चारों तरफ से कि उनकी साइड्स पूरी कवर है। जी सती भाई। हाँ, नहीं देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो इंडिया के पास ना देखें 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है? और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो ऑलराउंडर्स देखिए, पांड्या इज़ गोल्ड, लाइक ही इज़ 2 प्लेयर्स इन 1, राइट? तो वो 4 ओवर भी अच्छे कर सकता है ऑन अ डे, और वो पूरी पारी भी कर सकता है। पूरी पारी मीन्स कि वो 10-12 ओवर पारी कर सकता है ना टी20 में। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, और उसकी वजह से वो अपना कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल रख सकते हैं ना, समझ रहे हैं? तो आई थिंक कि कंडीशंस के हिसाब से और हर हिसाब से आई थिंक इंडिया हैज़ ऑल एरियाज़ कवर्ड। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ आ सकता है कि जहाँ पे इनके ऊपर से अगर गेंद स्विंग हो रहा हुआ और ऊपर से 2-3 आउट हो गए, तो व्हिच इज़ लाइक ऑब्वियसली कैन हैपन टू एनी टीम। और इन पास भी यही हुआ है कि अच्छा रन चलते हुए एक आध मैच में कोई खब्बा इनको पड़ जाता है, 2-3 ऊपर से आउट हो जाते हैं। अगर वो ना हुआ तो दे शुड गो थ्रू द सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के बाद नॉकआउट सीरीज में तो आपको पता है कि इट्स नो वन्स गेम, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई लाइक मेरा ख्याल है कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। बहुत अच्छे अच्छा तरीके जी, से डॉक्टर आखिरी साहब। क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मंशा भाई आपसे, जो कि जी। हमने इंडिया को ज्यादा कवर किया इस पूरे एपिसोड में। तो चूंकि इस मैच जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, उसमें आप का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा जो इंडिया को तंग कर सकता डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऊपर से शाहीन वापस आ रहे हैं, और अगर वो ऊपर से आउट कर जाते हैं एक दो, तो पाकिस्तान कोई भी सीम अटैक से, बेशक वो नसीम कर जाए या जो भी, अगर ऊपर से हम उनके 2-3 आउट कर गए तो मैच बहुत अच्छा होने के चांसेस है। और बाकी मैं आपको कहना चाह रहा था, वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब और सती भाई, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया, और थैंक यू सो मच। तो मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप करें। जी, जी। तो यकीनन हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एपिसोड्स बनाएं और वर्ल्ड कप में आप लोगों के साथ रहें। तो प्लीज देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे हिट करिए, तो यकीनन हमारा आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।